नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जिसका टॉपिक है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? अभिक्रिया की जो कोटि है उसका जो निर्धारण होता है वो 4 विधियों या 4 मेथड के रूप में किया जाता है। इनमें से जो पहली जो विधि है वो पहली विधि ये है हाफ लाइफ मेथड्स, दूसरी विधि है ग्राफिकल मेथड्स, तीसरी विधि है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड्स और चौथी जो विधि है इनिशियल रेट मेथड्स। ये चारों विधि जो होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं उसको का डिटरमाइन कर सकता है या करता है। इनमें से जो तीसरी जो विधि है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इसके बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वह इसी टॉपिक्स के बारे में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स के बारे में आते हैं, इसलिए मैं ये आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं समाकलन विधि, या इसका एक दूसरा नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड का अर्थ ये होता है कर करके देखो। अब इसको कर करके देखो किस प्रकार से कहते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले इसकी डेफिनेशंस मुख्य रूप से पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशंस ये हैं कि इस विधि में अभिकारकों की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एक निश्चित मात्रा इसमें मिलाई जाती है तथा निश्चित समय अंतराल के पश्चात अभिक्रिया की प्रगति का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। एक समय अंतराल लेते हैं, टी टाइमिंग लेते हैं और उसी के द्वारा अभिक्रिया की प्रगति का निर्धारण किया जाता है। माना कि अभिकारक की जो प्रारंभिक जो सांद्रता है आर नॉट है, वह उत्पाद का टी समय अंतराल पर सांद्रता को क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि के वेग समीकरणों में रखा जाता है और जिस कोटि के लिए k का मान जो होगा वो कांस्टेंट होगा या k का मान जो स्थिर होगा वही उसकी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण मुख्य रूप से करेगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें दो डेटा दे दिए जाएंगे आपको। एक तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस दे दी जाएगी और दूसरा जो डेटा दिया जाएगा वो टी टाइमिंग का दे दिया जाएगा। दो डेटा दिया जाता है। इन दोनों डेटा के द्वारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का डिटरमाइन किया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का डिटरमाइन किसके रूप में किया गया? के के रूप में। और इट मीन्स जिसके लिए के की वैल्यू कांस्टेंट होगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मुख्य रूप से होगी। या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ तो इसमें कंसंट्रेशंस के साथ टाइम का डेटा दिया हुआ रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कंसंट्रेशंस है, इसमें कंसंट्रेशंस के साथ इसमें टाइम का मुख्य रूप से क्या किया जाता है, डेटा दिया जाता है और उससे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यानी कि अभिक्रिया की कोटि का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। और जिस कोटि के लिए k का मान क्या होता है, स्थिर होता है, वही अभिक्रिया की कोटि होती है। मैंने अभी बताया कि कंसंट्रेशंस और टाइम दोनों का डेटा दिया जाता है, उससे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को अपन को क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है, ज्ञात की जाती है। और k का मान जिसके लिए कांस्टेंट आएगा वही अभिक्रिया की कोटि होगी। अब बात आती है अभिक्रिया की कोटि कौन कौन सी होती है। तो आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। पहली अभिक्रिया की कोटि होती है वो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। दूसरी अभिक्रिया की कोटि होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। तीसरी होती है द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है और भी होती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, जो मैंने इसमें यहाँ पे नहीं लिखी है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कि जो k की जो वैल्यू जो होगी वह ये होगी k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया कोटि यानी कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है। इसी प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k1 की वैल्यू, k1 यहाँ पे मैंने इसलिए शो किया है क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। k की जो वैल्यू है वो 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। जो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लिखा है वो बड़ा कोष्टक कंसंट्रेशंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, सांद्रता को मुख्य रूप से शो कर रहा है। के की वैल्यू जो होगी वह द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए है, इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। फिर आता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया कि K2 इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर नॉट। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए K की वैल्यू है। अब कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है वो इसके बारे में बता दो कि जो आर नॉट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का अर्थ ये होता है ये रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता है।
आर क्या है, फाइनल या रिमेनिंग कंसंट्रेशंस या रिएक्टेंट की फाइनल बाद वाली सांद्रता है या फाइनल वाली रिमेनिंग कंसंट्रेशंस या सांद्रता है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, और टी क्या है, समय अंतराल है। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यू के द्वारा अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को क्या करेंगे, डिटरमाइन किया जाता है। माना कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कोई एक अभिक्रिया है, आर है, आर क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो टी टाइमिंग में जीरो समय में, जब जीरो समय होता है तो इसकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस कितनी है, 1 है। जब टाइमिंग टी 10 हो जाता है यानी कि 10 मिनट हो जाता है तो इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी घट जाती है, 0.5 के रूप में घट जाती है। जब 20 मिनट हो जाती है तो इसकी जो कंसंट्रेशंस कितनी घट जाती है, 0.25 के रूप में है। यहाँ पे एक जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को किस में मैंने लिया गया है, इन मोल पर लीटर के रूप में लिया गया है, जबकि यहाँ पे जो टाइमिंग है, समय है, इसको मैंने किस में लिखा गया है, इन मिनट के रूप में मुख्य रूप से लिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई एक क्वेश्चंस दिया गया है। अब इस क्वेश्चंस के द्वारा अपन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चंस आएगा और इसमें इसके द्वारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को अपन को क्या करना होता है, डिटरमाइन हो। क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि इसमें ये कौन कोटि की अभिक्रिया है, जीरो कोटि की है, प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। अब इस क्वेश्चंस के द्वारा ट्राई यानी कि निकालना है जीरो को। पहले अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो जीरो को ऑर्डर के रूप में करेंगे, फिर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फिर वो फॉर्मूला द्वितीय कोटि के लिए। एंड मेरे कहने का अर्थ ये है कि पहले ये जो वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में रखेंगे। अगर जीरो ऑर्डर में रेट के की वैल्यू अगर कांस्टेंट नहीं आती हैं, फिर अपन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में ये वैल्यू के की वैल्यू रखनी है। और फर्स्ट ऑर्डर में भी के की वैल्यू अगर कांस्टेंट नहीं आती है तो अपन को ये अप्लाई करना है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में। ठीक है, इस प्रकार से करना है। और सेकंड में भी नहीं आती है तो अपन को क्या करना है, थर्ड कहीं कहीं ना इसमें के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपन को कांस्टेंट आ जाएगी। अब देखो जीरो में नहीं आएगी तो फर्स्ट में करना, फर्स्ट में नहीं आएगी तो सेकंड में करना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। कर करके देखो। फॉर एग्जांपल आपके जीरो ऑर्डर में नहीं आ गई और फर्स्ट ऑर्डर में आ गई के की वैल्यू कांस्टेंट, तो आपको सेकंड ऑर्डर के लिए के की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में इसको के की वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एन की वैल्यू क्या है, जीरो। एन इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। एन इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू जब जीरो ऑर्डर होती है तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यूज होगी वह क्या होती है, जीरो होती है। शून्य कोटि है तो इस कारण से इसकी जो एन की जो वैल्यू जो होगी वह मुख्य रूप से क्या होती है, जीरो होती है। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये फॉर्मूला था के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई मैंने किया, के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। अब आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता। आर की जो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 1 है। फिर क्या आर यानी कि बाद की सांद्रता, यानी कि टी टाइमिंग में यानी कि जीरो से लेके अपन 10, देखो मैंने यहाँ पे एरो के रूप में बताया, ये एरो जीरो से लेकर 10 में इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, 0.5 के रूप में मुख्य रूप से हो जाती है। तो ये पैरामीटर्स अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू रख लेंगे के इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू 1 है, 1 लिख लेंगे। आर नॉट माइनस आर की वैल्यू क्या है, 0.5 है। 0.5 कितने टाइमिंग का अंतराल ले रहे हैं, समय अंतराल ले रहे हैं, 10 मिनट का ले रहे हैं, तो अपॉन 10 के रूप में आ गया। जब कैलकुलेट करते तो के इक्वल टू क्या आ गया, 0.50 अपॉन 10, 0.50 अपॉन 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास पहली के की वैल्यू मुख्य रूप से आ गई। पहली के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.05। अब यहाँ पे के की वैल्यू तो निकाल दी, इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस डिटरमाइन हो गया, नहीं हो गया। अपन को क्या करना होता है, अलग अलग समय अंतराल में के की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और जिसके लिए के की वैल्यू कांस्टेंट होगी वही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगी। उसी के द्वारा अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ये तो पहले तो था समय अंतराल 0 से लेके 10 मिनट के रूप में है। अब दूसरा समय अंतराल अपन लेंगे 0 से लेके 20 समय अंतराल के रूप में इसका ले लेंगे टाइमिंग। अब दूसरा समय अंतराल मैंने ले लिया के इक्वल टू, यहाँ पे देखो इनिशियल कंसंट्रेशंस, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की अब ये हैं, और आर की जो वैल्यू अब ये होगी, क्योंकि अपन ने ये पैरामीटर्स लिया गया है, यानी कि 0 से लेके 20
मिनट्स के रूप में पैरामीटर्स ले गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 0.25 यानी कि r की वैल्यू आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, अपॉन t की वैल्यू कितनी है, कितना पैरामीटर समय अंतराल है 20 मिनट का, इसलिए यहाँ पे 20 मिनट का समय अंतराल लिया गया है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो k इक्वल टू 0.75 अपॉन 20 आ गया, और जब इसका आंसर आ जाता है 0.375 आ गया। अब देखो k की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, पहली k की वैल्यू आ गई 0.05 आ गई, और दूसरी k की वैल्यू आ गई 0.375 आ गई। इससे स्पष्ट हो रहा है, देखो दोनों k की जो वैल्यू है, दोनों k की वैल्यू है यानी कि 0.05 और 0.05 और 0.0375, दोनों k की वैल्यू क्या है, अलग अलग, कांस्टेंट नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ये अभिक्रिया की कोटि क्या है, कोटि को सेटिस्फाइड नहीं करती है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया की, यानी कि इट मीन्स जिसके लिए k की वैल्यू कांस्टेंट आएगी वही अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इसके लिए k की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आई थी तो ये अभिक्रिया की कोटि होगी, यानी कि ये जीरो ऑर्डर तो नहीं है। अब जीरो ऑर्डर नहीं है तो अपन अब कहाँ चलेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया में चलेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया में मुख्य रूप से चलेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पे देखते हैं, जब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है। प्रथम कोटि अभिक्रिया है, यहाँ पे n की वैल्यू मुख्य रूप से क्या है, 1 है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो k की जो वैल्यू जो होगी वह देखो, फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पे, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r, ये फॉर्मूला यहाँ पे मुख्य रूप से रखेंगे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r, ठीक है, वैल्यू रखेंगे। देखो r नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, वही पहला पैरामीटर्स लेंगे जो पहले जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए है, वही पैरामीटर्स लेंगे, और ये r कंसंट्रेशंस के रूप में क्या है, r कंसंट्रेशंस के रूप में ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशंस या रिमेनिंग कंसंट्रेशंस जो होगी। देखो पहला पैरामीटर्स अपन ये ले लेंगे जीरो से लेकर, और दूसरा पैरामीटर्स अपन इसमें भी वो का वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला पैरामीटर तो k की वैल्यू, अब वैल्यू को क्या करोगे, पुट करोगे, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, पैरामीटर्स ले लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1 है, और बाद 10 मिनट बाद इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। फिर इसको सॉल्व करते हैं, या फिर k इक्वल टू 2.30, जब इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 0.5, जब डिवाइड करेंगे 0.5 में तो कितना वैल्यू आ जाएगी 2, तो लॉग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, k इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन 10। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आगे सॉल्व नहीं, क्या पता आगे भी ऐसा का ऐसा आ जाए, इसलिए आगे नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो सॉल्व करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब पैरामीटर्स अपन किस पैरामीटर्स के लिए अब k की वैल्यू निकालेंगे, इस पैरामीटर, पहले किसकी निकाली थी, इस पैरामीटर्स के लिए निकाली थी। अब अपन को 20 मिनट यानी कि इस समय अंतराल में पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशंस ये हैं, और ये रिमेनिंग या फाइनल कंसंट्रेशंस कितनी है, ये हैं, क्लियर। अब जीरो ऑर्डर के लिए k की वैल्यू, दूसरी k की वैल्यू 2.303, 20 मिनट का समय अंतराल है, यहाँ पे 20 आ गया, लॉग 1 अपॉन 0.25 मुख्य रूप से आ गया, या k इक्वल टू 2.303 20। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 0.25 को, तो 0.25 को सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू किस में कितना आ जाएगा, एक में 0.25 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, log 4 ले गया। अब देखो log जो 4 है, log 4 है, log 4 को कैसे लिखेंगे, log 2 की घात 2 के रूप में लिखेंगे। अब आपको पता है कि log 2 की घात 2 के रूप में आएंगे तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 log 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 log 2 आ जाएगा। 2 log 2 से क्या हो जाएगा, 20 को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 के रूप में इसका आंसर रहेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ गया 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन 10, क्या आ गया log 2 अपॉन 10 आ गया।
अब देखो दो वैल्यू अपन के के की वैल्यू, एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू के की वैल्यू अलग अलग समय अंतराल में। पहली जो वैल्यू जो समय अंतराल है वो 0 से लेकर 10 के बीच में आती समय अंतराल, और दूसरी जो है वो 0 से लेकर 20 समय अंतराल के रूप में है। ठीक है, अब ये देखो दोनों वैल्यू जो हैं, दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, यानी कि इसमें के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इसमें जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मुख्य रूप से होगा। इससे स्पष्ट है कि दोनों के की वैल्यू क्या है, सेम है। इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इसके लिए स्पष्ट होता है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसके लिए अपन को द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए ट्राई नहीं करना है या थर्ड कोटि अभिक्रिया के लिए ट्राई नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट कोटि में आ गया के की वैल्यू कांस्टेंट, किसी एक में कांस्टेंट आता है, इसलिए आगे ट्राई नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती तो अपन को सेकंड ऑर्डर में जाना पड़ता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में ही के की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, इसलिए अपन को सेकंड ऑर्डर में नहीं जाना पड़ता है। और सेकंड ऑर्डर में नहीं आ जाती के की वैल्यू कांस्टेंट तो थर्ड ऑर्डर में जाती, किसी की न किसी में मुख्य रूप से के की वैल्यू क्या आ जाती है, कांस्टेंट मुख्य रूप से आ जाती है। ठीक, थैंक यू।